Welcome to P. Agarwal Editorials. Today we are going to discuss two topics as जैसे कि हमें पता है कि अब 75 इयर्स कल पूरे हो जाएंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू हुए, तो उस पे आज दोनों आर्टिकल्स हैं हमारे। तो पहला आर्टिकल है एट 75 कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस एंड पर्सनल लिबर्टी। तो उसमें हम क्या देख रहे हैं कि जैसे इंडिया ने अपने 75 इयर्स कंप्लीट करे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो हम अब बेसिकली रीथिंक कर रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स क्या वैसे ही इंश्योर करा उन्होंने जस्टिस, क्या हमारी बेसिकली जर्नी रही, क्या हमारा एक टाइम फॉर रिफ्लेक्शन है हमारे लिए। तो री इंस्टेटिंग डिसेंट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक। तो हमें पता है जैसे एक ए के गोपालन केस था 1950 का, उसमें क्या हुआ था कि जो कम्युनिस्ट लीडर थे उनको एक प्रिवेंटिव डिटेंशन में बंद कर दिया था। तो जिससे उनकी मतलब मेजॉरिटी की जजमेंट वॉज अपहेल्ड बाय अ मेजॉरिटी जजमेंट लिमिटिंग पर्सनल लिबर्टी। तो इससे उनको उनकी पर्सनल लिबर्टी जो है वो लिमिट हो रही थी। पर उसमें जस्टिस फैज़ल अली का जो था, उन्होंने इस पर डिसेंट जाहिर किया था कि उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रखना चाहिए। और ये चीज़ मतलब 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा रियलाइज़ करी पुट्टा स्वामी जजमेंट में कि हाँ, राइट टू प्रिवेसी होना चाहिए। देन कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स। तो जैसे कि हमें पता है आर्टिकल 21 जो है हमारा, वो डिग्निटी और फुल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इंश्योर करता है। तो चैलेंजेस क्या है पर्सनल लिबर्टी के? आज की स्टेट की ओवर रीच है। अगर कोई इंसान मतलब कुछ अगेंस्ट बोलता है स्टेट के, तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन या आर्बिट्ररी अरेस्ट या एंटी टेरर लॉज के तहत उनकी पर्सनल लिबर्टी को हार्म किया जाता है, या फिर लीगल प्रोसीजर जैसे कि पनिशमेंट लगा दी जाती है, या जिससे भी जस्टिस बेसिकली इंडेफिनिटली डिले कर देते हैं। और भी कुछ है कि ये पॉलिटिकल जो भी एग्जांपल्स दे रखी हैं वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल पैरेलल्स, ए के गोपालन एंड करंट रेजिस्टर्स। तो गोपालन जो मेमोयर हाईलाइट्स इट्स रेजिस्टेंस टू अनजस्ट डिटेंशन इन कॉलोनियल एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो देख रहे हैं कि कॉलोनियल टाइम भी यही हुआ था और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी यही हुआ। फिर उसके बाद कॉलोनियल लेगेसी एंड कंटेम्प्रेरी रियलिटी। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो 1950 और अदर कॉलोनियल एरा के जो लॉज थे, वो तो फिर दोनों ही रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं लिबर्टी को। इसीलिए गोपालन जजमेंट को एक इंडियन मेड फॉरेन जजमेंट भी कहा जाता है, बाय एन ऑथर के जी कनाबिरन। उसके बाद अर्जेंट नीड फॉर क्रिएटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो केसेस जैसे कि भीमा कोरेगांव अरेस्ट या फिर दिल्ली राइट्स अरेस्ट, ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि एक सिस्टमिक ऑपरेशन हो रहा है डिसेंटर्स के अगेंस्ट। फिर इसमें इन्होंने और भी मतलब थोड़ी बातें लिखी हैं कि जैसे मुस्लिम्स और मार्जिनलाइज ग्रुप्स को हाइटन रिस्क फेस करना पड़ रहा है, या फिर और भी जिससे और भी केसेस इन्होंने साइट करे हैं जिधर से पर्सनल लिबर्टी हार्म हो रही है। प्रिवेंटिंग रेट्रोस्पेक्टिव रिग्रेट। तो करंट ट्रैजेक्टरी जो है वो रिस्क करती है कि नेगेटिंग द एथिकल स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम अब 70 साल और वेट नहीं कर सकते हैं कि हम फिर जाके अपने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को अपहोल्ड करें। तो पर्सनल लिबर्टी मस्ट बी ट्रीटेड एज द अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ जस्टिस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कंक्लूजन यही है कि अब 75 इयर्स हो चुके हैं, हमें एक क्रिटिकल मोमेंट है कि जब हमें रीवैल्यूएट करना चाहिए कि हमारी कमिटमेंट टू जस्टिस और पर्सनल लिबर्टी क्या है। नेक्स्ट इज फाउंडेशनल वैल्यूज द जर्नी ऑफ द इंडियन स्टेट। तो इसमें भी यही चीज़ है, ये भी इसी के रिलेटेड दिया गया है आर्टिकल, जिसमें जो प्रॉब्लम्स अब आने वाली थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इतना पहले ही उन पे एम्फेसिस कर दिया था कि कैसे चैलेंजेस होंगी, कि लोग क्या अपनी नेशनल यूनिटी को प्रायोरिटाइज करेंगे ओवर इंडिविजुअल या ग्रुप इंटरेस्ट पे। तो फेडरलिज्म इन इंडिया। फेडरलिज्म जो है वो एक रिकरिंग पॉइंट रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट का। जैसे यूनियन और स्टेट के बीच में हम बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स देखते ही रहते हैं, जैसे कि स्टेट ऑटोनॉमी पे, या फिर फिजिकल फेडरलिज्म पे, या फिर हम कह देते हैं कि रीजनल लैंग्वेजेस, जैसे कि वो उन्हें लगता है कि लैंग्वेज इक्वालिटी नहीं है। फिर साइमल्टेनियस इलेक्शंस या डीलिमिटेशन एक्सरसाइजेज, जैसे कि डीलिमिटेशन एक्सरसाइजेज में अब ये चीज़ है कि जैसे सदर्न स्टेट्स हैं उन्होंने अच्छा काम किया पॉपुलेशन कंट्रोल में, तो उनकी डीलिमिटेशन में उनको प्रॉब्लम आएगा। फिर डीलिमिटे और जिससे कि मतलब बैलेंस जो है ना यूनियन और स्टेट के बीच में, वो थोड़ा डगमगाता है। देन फेडरलिज्म इन इंडिया में और भी कुछ पॉइंट्स हैं कि जैसे फेडरल वर्ड जो है वो एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, पर लेकिन जुडिशरी ने हमेशा अफर्म किया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है।
Example, SR Bombay versus Union of India and Government of NCT of Delhi versus Union of India. देन सोशल डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी। तो क्वेश्चंस अभी भी है कि क्या हमने सोशल डेमोक्रेसी में प्रोग्रेस किया है। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि इंडिया एक पुलिस स्टेट बन गया है, जैसे इन लॉज के तहत जब सेडिशन होती है तो उसमें सिर्फ पुलिस की ही चलती है, जैसे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट या फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। फिर डॉक्टर बी अम्बेडकर ने ये सारे जो नीड है कि सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को हम एड्रेस करें, ये सब पहले ही जाहिर करी थी। डिस्पाइट सम प्रोग्रेस, कास्ट अभी भी एक डोमिनेंट फैक्टर रहा है डिटरमाइनिंग सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। देन प्रिजर्विंग कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी। तो सजेशंस to replace the current constitution with one based on Indic dharmic principles are criticized as an insult to intellectual rigor of the Constituent Assembly। फिर कॉन्स्टिट्यूशन की सक्सेस इसी में है कि अडेप्टेबिलिटी और लोगों की कमिटमेंट हो उसके प्रिंसिपल्स में, ना कि फाउंडेशनल फिलॉसफी को चेंज करने में। रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डियंस। तो हमें ज़रूरत है जजेस की, ब्यूरोक्रेट्स की, पॉलिटिशियंस, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और सिटीजन्स की, जो इन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को सेफगार्ड करें और अपने पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर नेशनल इंटरेस्ट को रखें। नेक्स्ट इज कॉल टू एक्शन। रेदर देन री राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ज़रूरत है कि हम उसको प्रोटेक्ट करें और उसकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें। थैंक यू सो मच।